हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज से हमारे ग्रुप डी के मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है क्योंकि एग्जाम डेट तो आ गई है, 17 नवंबर से चालू है एग्जाम, आपको पता ही होगा। तो अब तैयारी में डट जाओ, ठीक है। इस बार एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप पर ग्रुप डी का भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ ना, तो शायद ही फिर आप जॉब ले पाओगे, ठीक है। तो ये जो 2 महीने बचे हैं, इनमें बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो, ठीक। इधर उधर की बातें छोड़ दो और अपनी मेहनत पर मेहनत करो दबाकर। लगभग 7 से 8 घंटे तो आपको देनी है डेली, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, जैसा आपको पता ही होगा, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और इस सेट में मैं 25 ही करवाऊंगा। और ये जो सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ वहां नहीं मिलेंगे, सारे इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको खुद सोल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तभी मतलब होगा क्लास लेने का, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। कलम भी आपको खुद चलानी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वीडियो को देखना है। जब तक आप मैथ में कलम नहीं चलाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला तो आसान सही है। इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो साकेत की क्या निकालने में, वर्तमान आयु। देखो, 1 वर्ष पहले का जो रेशो दिया है वो दिया 5:6, किसका, साकेत और तिलक, इनकी आयु का, ठीक। 4 वर्ष बाद इनका जो अनुपात हो जाता है वो 6:7 हो जाता है, ठीक है। कभी भी जो आयु है दोनों की, उनका डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितने भी टाइम की बात कर रहा हो, यानी 4 साल पहले या 4 साल बाद कोई भी हो, आयु का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है, तो इसका मतलब रेशो ऑलरेडी मेंटेन है, इनमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, 5 से आयु अगर साकेत की 6 हुई है, यानी 1 बढ़ी है, ठीक। और जबकि एक्चुअल में कितनी बढ़ी है, ये 1 साल पहले की आयु का अनुपात है, ये 4 साल बाद का, नहीं 5 का, यानी 1 की जो वैल्यू है ये 5 वर्ष है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूं तो 5×5 = 25 आ जाएगी। तो 25 आयु किसकी आ गई, साकेत की, 1 वर्ष पहले की। और साकेत की हमें वर्तमान आयु बतानी है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 26। तो 26 दिया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया है 430 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया हमें 43, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो युग्म का मतलब ये संख्या कौन सी है ये बतानी है। देखो, योग दो संख्या का, दो संख्या हम कैसे मानेंगे, यानी इस प्रकार मानेंगे, एक संख्या ये हो जाएगी एच ए और दूसरी संख्या हो जाएगी एच बी। अरे एच क्या है यहाँ हमारा, एच सी एफ है, एच क्या, एच सी एफ। तो इस प्रकार हमने मान लिया दो संख्या, तो इनका योग यानी एच ए प्लस एच बी दिया कितना, 430 ये, ठीक। और जबकि एच जो एच सी एफ वो हमें दिया है कितना, 43। तो यहां से अगर मैं एच कॉमन ले लूंगा यानी कि 43 जो कि एच सी एफ है, तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी, ये 430। तो यहां से 43 अगर मैं इसे काटूंगा तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 10 आ गई। तो ए बी क्या है, देखो ये कोप्राइम है, ये ए बी हमेशा ध्यान रखना है कोप्राइम होंगे। तो यहां से अगर मैं ए बी की कोई वैल्यू पुट करके देखूं तो हम क्या क्या ले सकते हैं, इनका योग 10 आना चाहिए। देखो, या तो एक को 1 ले लो और 9 ले सकते हैं, 1 और 9 10 होंगे। 2 और 8 नहीं ले सकते, ठीक है। चलो मैं, देखो 1 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, ठीक। 2 और 8 नहीं ले सकते क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है, ठीक। और मैं बात करूं 3 और 7, इन्हें भी ले सकते हैं। एक ये हो सकते हैं ए की वैल्यू और ये हो सकती है ए और बी की वैल्यू। और देखो 4 और 6 की बात करूं, इन्हें भी नहीं ले सकते क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है, ठीक। 5 और 5 की बात करूं, इन्हें भी नहीं ले सकते, ये भी कोप्राइम नहीं है। तो ए और बी की वैल्यू यही हो सकती है, ठीक। और यहां से हम निकालें दो जो नंबर है एच ए और एच बी, तो निकालें, यानी एच क्या 43, 43 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 43 एकम 43, यानी एक संख्या तो 43 से आएगी। तो जबकि एक संख्या तो है भी नहीं इनमें 43, तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू हमें यही लेनी पड़ेंगी, 3 और 7। तो 3 और 7 यानी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 7। तो यहां से हम एच ए और एच बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं जिससे कि आपको
समझ में आ जाए। तो यहां से अगर मैं एक संख्या निकालूंगा यानी एच ए, तो 43 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। एक तो आ गई वैल्यू 129। देखो इसमें दिया 129, यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ ही ठीक हो जाएगा। दूसरी आ जाएगी 301। जब मैं 7 की मल्टीप्लाई 43 में करूंगा तो 301 आ जाएगा। बढ़े आगे, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है कि एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम के दो मिश्र धातु हैं जिन्हें क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। यदि हम मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरा मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात होगा। बढ़िया क्वेश्चन। देखो मतलब ये कह रहा है कि दो धातु हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो सोने और प्लेटिनम का ये मिश्र धातु है। एक्स में जो रेशो है सोने और प्लेटिनम का वो 5:2 ये दिया, और वाई 5:7 ये दिया। हमें एक जेड हमें मिश्र धातु बनानी है, इन दोनों को मिलाकर एक्स और वाई, वो क्वांटिटी लेनी है इनकी बराबर। तो बराबर लेनी है तो 5 और 2 7, ये है 7, या 5 और 7 12, तो 12 ये लेनी है बराबर, तो इन्हें हमें इक्वल करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो 12 सत्ते 84, इसमें कर दूं 7 से तो 12 सत्ते 84, तो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब हमें इसमें करनी पड़ेगी किससे, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसमें करनी पड़ेगी हमें 7 से मल्टीप्लाई। तब इनके रेशो यहां से क्या आ जाएंगे वो निकालते हैं। 12 पंजे 60, ठीक, अब 12 दूनी 24, ठीक, इसका क्या आएगा 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। तो हमें जेड मिश्र धातु बनानी है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, 60 और 35। तो जो जेड है 60 और 35 कितना हो जाएगा, 5 और 3 6 9 95 रेशो, ठीक। आगे इन्हें जोड़ेंगे 24 और 49, यानी कि 50 60 70 73, तो हो जाएगा 73। तो 95 रेशो 73 आना चाहिए, जो कि दिया है ना ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए। देखो इसमें तो ये सिंपल सा ऐसे कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदले, 36 सेंटीमीटर है, ठीक। सबसे पहले अगर मैं इसे मीटर में बदलूंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया मीटर में। अगर मैं इसे किलोमीटर में बदलना चाहूं तो फिर क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड, तो ये बदल गया हमारा किलोमीटर में। तो बस देखो 36 नीचे कितने 5 जीरो, यानी 1 2 3 4 5, तो यहां आएगा पॉइंट। ये किसमें दिया है, ये रहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11, ठीक, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालनी है हमें। देखो ये दिया हमें, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना 11। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं यहां से, ठीक, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलूंगा क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2। देखो इसकी जो वैल्यू है वो ये दी 42, ये तो 42 यहाँ 121, 42 दूनी कितना होता है 84, 121 में से 84 घटाएंगे, यानी तो यहां से हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा, यानी 121 माइनस 84, तो 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक, 11 में से 8 जाएगा 3, तो 37 आ गया।
तो 37 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो जैसे 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 में से अगर मैं आपको बताऊं 25 में से बस 4 से 5 ही क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, नहीं तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर कोई कर ले जाएगा। तो आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है। अगर आप जिन क्वेश्चनों में अटको तुरंत उन्हें स्किप करना है और उन्हें बाद में करना है। ऐसे नहीं जो आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे, जो आपको टफ लग रहे हैं, आप उनमें उलझे रहो, नहीं, वो छोड़ने हैं, स्किप करने हैं और बाद में करने हैं सेकंड राउंड में। और सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं 25 के 25। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक पानी की टंकी घन के आकार की है जिसकी भुजा 2 मीटर है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार का एक इनलेट है। यदि पानी 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है तो टंकी को भरने में लगभग कितना समय लगेगा। यह है बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये ग्रुप डी का 2019 का एग्जाम हुआ है, उसमें आया हुआ है सेम क्वेश्चन। कीजिए एक बार खुद। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक बार इसे खुद करके देखो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान समझना। एक टंकी है घन के आकार की जिसकी भुजा है 2 मीटर, ठीक। अगर मैं घन का आयतन निकालूं तो यहां से 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक। तो जो घन का आयतन है वो आ गया 8। अब देखो इसने क्या बोला है, एक इनलेट का मतलब यानी कि पानी जहां से निकले कह सकते हो, तो जहां से पानी हमें भरना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार का एक इनलेट है, एक पाइप है, ठीक। जबकि यदि 2 मीटर पर सेकंड की गति से वो बह रहा है। देखो यहां से आप थोड़ा ध्यान देना, जो पाइप है उसकी त्रिज्या दिया है मैं ये 3.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। अगर मैं इसे मीटर में बदलूंगा तो डिवाइड करूंगा 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि एक जीरो और बढ़ा लिखी, पॉइंट भी मैंने हटा लिया, ठीक। 5 से भी से काट सकते हैं, यानी 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आ गई रेडियस मीटर में। अगर मैं यहां से इसका क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल क्या आप इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे ये पाइप है, थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक। इस प्रकार पाइप है तो इसकी रेडियस तो हमें दे दी। अब ये जो कह रहा है ना 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है, तो कह सकते हैं 1 सेकंड में 2 मीटर तक, यानी 2 मीटर इस प्रकार 1 सेकंड में, यानी इतना पाइप पानी आ रहा है उसमें। और मैं यहाँ से एक तरह से सिलेंडर बन गया, अगर मैं इसका आयतन निकाल दूं तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा कि 1 सेकंड में इतना पानी बह रहा है, ठीक। तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है इस सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या मान सकते हैं हम, ये 2 मीटर, यानी ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को लिख सकते हैं 22/7, ठीक। आर स्क्वायर, आर हमारा ये आ गया, यानी 7/200, इसका स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, ठीक। एच क्या ले सकते हैं हम, 2 मीटर, ये ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूं, देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 से ये भी कट जाएगा 11 बार, ठीक। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, 11 × 7, ये बचा 11 × 7, और नीचे क्या बचा, यानी कि 10,000, ये बचा। तो 1 सेकंड में इतना पानी बह रहा है, ठीक, इतने मीटर हमें भरना इतना, इसका आयतन टोटल इतना है, तो कितने टाइम में भरेगा ये बताना। तो बस अब इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो नए पेज से मैं बताता हूँ, यानी 11 × 7 अपॉन 10,000, ये आया, ये इतने मीटर में आया ये, ठीक। तो यहाँ मीटर क्यूब में, तो ये 1 सेकंड का है, ठीक। हमने मान लिया टी टाइम में ये 8 जो मीटर क्यूब है इसे फिल करेगा, ये टी टाइम में। बस अब इसे सोल्व कर लो, तो यहां से जो टी की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, यानी 8 10,000 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 8,000, और नीचे 11 × 7 सेकंड, यहां से क्या आएगा सेकंड। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, तो टाइम दिया मिनट में दिया है, तो अगर मैं इसे मिनट में चेंज करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। बस इसे सोल्व कर लो,
बिल्कुल मैंने बेसिक से समझाया है। देखो सोल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, और मैं 2 से काटूंगा, देखो 2 तिया 6 या 2 चौक 8, तो ऊपर क्या बचा 4000 ये, और नीचे क्या है हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, इसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसे 3 से डिवाइड करूंगा 4000 को, तो ऊपर क्या जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 पॉइंट ये आ जाएगा। नीचे क्या बचा 11 इंटू 7। अब क्या करेंगे, देखो 7 से डिवाइड करूंगा मैं इसे, यानी 7 एकम 7, 6 बचेगा, फिर 7 निम 63, फिर 0 ठीक पॉइंट लगा के यहाँ जाएगा 7 चौक 28 ये, और नीचे क्या हमारा 11। अगर देखो मैं इसे 11 से डिवाइड करूंगा, एक एक से मैं डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा ये आएगा 11 दूनी यानी 11 एकम 11 ठीक 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, फिर पॉइंट, फिर यहाँ 3 आ जाएगा यानी 11 ती 33, तो 17.3 मिनट, ठीक है, इतना आएगा 17.3 के अप्रोक्स आएगा। देखो 17.3 मिनट दे रहा दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो आप ये और बताना कि आप इसे कर पाए थे या नहीं, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल दिया हमें ए दिया 40 डिग्री और एंगल बी दिया 70 डिग्री, तो कोण ए का बाह्य कोण ज्ञात करना। देखो हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं है, बाह्य कोण तो निकालना होगी ए का, ठीक, मतलब इस प्रकार कह सकते हैं कोई भी है त्रिभुज है, ठीक, मानो ये ही है, ठीक, ये है ए एंगल, ठीक, ये दिया हमें 40, हमें इसका बाह्य कोण निकालना है ये वाला, तो पूरा होगा 180, 180 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो 140 आएगा, तो 140 किस में दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य इतना है तो हानि प्रतिशत निकालिए। देखो 2500 में से 2375 जाएंगे तो कितना आएगा 125 आएगा, तो 125 की हानि हुई है किस पर 2500 पर, ये निकालना है परसेंटेज में, 2 जीरो से 2 जीरो एक खत्म, 25 पंजे 125, तो क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। बढ़े आगे, कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, ये हमें सोल्व करना है बस, और क्या करना, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 थी 75, 19 थी 57, ये आ गया, ठीक, प्लस देखो 4.41 या 0.90, अगर मैं इसमें से घटाऊंगा यानी 1 में से 0 जाएगी 1, ठीक, या 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ पॉइंट आ जाएगा या 3, ये आ गया। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा यानी 7 और 1 8, ठीक, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, तो ऐसा तो इसमें कुछ दिया नहीं है, यानी 9, देखो यहाँ शायद ये माइनस, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, 19 थी 57, 25 थी 75, ये आ गया, ठीक, 4.41 में से अगर मैं 0.9 घटाऊंगा तो 1 में से 0 जाएगी 1, ठीक, 14 में से जाएगा 5 या 3, ये बचेगा, अगर मैंने जोड़ूंगा देखो 7 और 1 8, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, ठीक, 3 और 1 4, यानी कि ये आ जाएगा 79.08। तो मतलब इसका मतलब हमें अप्रोक्स वैल्यू दी है, देखो ये लिख रहा अनुमानित मान, ठीक है, 79 इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे, कीजिए, डीआई का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है, 2015 से 26 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2015 से 16, सॉरी 2015 से 16 तक, देखो 15 ये है, 15 में हुई है 12.6, 16 में हुई है 18.9, तो कितने की वृद्धि हुई है 18.9 में से, 18.9 में से अगर मैं 12.6 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6.3
6.3 की वृद्धि हुई है किस पर? 12.6 पर। 12.6 पर, ये परसेंटेज में निकालनी है बस। ठीक है, देखो 63 दूनी 126 होता है, नीचे आ जाएगा 2 से 100 को काटूंगा अगर मैं तो 50 आ जाएगा, तो 50% की वृद्धि हुई है। ये रहा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो सिंपल सही था। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि एक घन के एक फलक का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन निकालना है। देखो घन का परिमाप यानी कि घन किस प्रकार होगा? घन होगा इस प्रकार। तो इसके एक फलक का मतलब जैसे इसे मान सकते हैं, ये एक फलक ही है। ठीक, फलक कितनी होते हैं घन में? 6 होंगी। ठीक, तो इसका परिमाप दिया है 24। ठीक, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा तो साइड आ जाएगी, एक साइड कोई सी भी, तो क्या आ जाएगी? 4 × 24, तो साइड आ गई। हमें इसका क्या निकालना? आयतन निकालना। तो आयतन क्या होता है? यानी कि इसका क्यूब, तो 6 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 6 × 36 छिक्का 216, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे कीजिए। देखो आपको खुद भी करने हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप वीडियो ही देख रहे हो, खुद भी करने हैं। और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि 25 में से आप कितने कर पाए थे। देखो इसमें कह रहा है कि 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को ठीक से मापने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली सबसे बड़ी संभव लंबाई क्या है? ठीक है, तो क्या इसमें तो HCF निकालना, बस और कुछ नहीं करना। पहले से हमें इस प्रकार लिख लेंगे, यानी 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, यानी 525 सेंटीमीटर। 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, इसे लिख सकता हूं क्या मैं? 735 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसे लिख सकता हूं मैं 490 सेंटीमीटर, यानी 490 सेंटीमीटर। तो तीनों को हमने सेंटीमीटर में लिख लिया। अब इनका HCF निकालना है। देखो 5 तो आ ही जाएगा कॉमन, अगर 5 कॉमन आ जाएगा तो देखो क्या बचेगा? 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक, यहाँ 5 एकम 5, 2 फिर 5 चौक 20, फिर 5 सत्ते 35, यहाँ ये बचेगा, 5 निम 45, 5 अट्ठे 40। ठीक है, देखो 7 भी बाहर आ सकता है, देखो 7 भी आ सकता है। ठीक, अगर मैं 7 भी बाहर ले तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक, और 7 चौक 28। ठीक है, और कुछ कॉमन आ सकता है? देखो और नहीं आ सकता कुछ भी कॉमन, तो इसका मतलब 5 सत्ते 35, तो इसका HCF जो आएगा वो 35 आएगा, और 35 ही हमारा क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। बढ़े आगे कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि गौरव की 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत गति दी है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी वापसी गति क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन। देखो आपको पता ही होगा, अगर 2 स्पीड है और इनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2AB अपॉन A प्लस बी। तो कह सकते हैं यानी एक स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो तो देती 15। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, यानी ये एवरेज स्पीड तो देती 15। ठीक, अरे एक स्पीड दे दी उसने 20, यानी 2A मान लिया हमने 20, समझ लो B हमें निकालना है, यही तो पूछा है, 20 प्लस B। बस अब इसे सोल्व कर दो। देखो इसे काट सकते हैं 5 से, यानी 5 चौक 20, 5 या 15। ठीक है, अब 20 प्लस B इधर जाएगा तो 3 की हो जाएगी मल्टीप्लाई, 2 चौक 8B, इधर बचेगा 8B। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 20 या 60 प्लस 3B, इधर 8B है, इधर आएगा 3B, तो इधर क्या बचेगा? 5B, इधर क्या? 60। 5 से अगर मैं इसे काटूंगा तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। तो दूसरी जो स्पीड है वो क्या होना चाहिए? 12, जो कि ये रही। बढ़े आगे, बिल्कुल मैं बेसिक से समझा रहा हूं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें 6, 18, 39 और x क्या है? समानुपात में है, यानी प्रिपोर्शन में है, तो x का मान निकालना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसे क्या लिख लेंगे 6/18 इजिकल टू 39/x। बस सोल्व कर लो। 6 3 18, 3 जाएगा इधर, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 9 27, 3 3 9 2 11, तो 117 आ जाएगी। ये रहा ऑप्शन सी। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपलीफाई करना बस इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसे सिंपलीफाई। देखो यानी 0.6 प्लस, ठीक, ये 0.81 है, इसे लिख सकते हैं हम 0.9, ठीक, माइनस ये 0.0144 है, इसे लिख सकते हैं यानी 0.12, यानी 12 का स्क्वायर होता है, ठीक, प्लस अब देखो यानी ये है 0.4 हमें डिवाइड करना 0.5 से, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या 4/5, और मैं इसे 5 से काटूंगा तो 5 अट्ठे 40, यानी एक जीरो बढ़ जाएगी, तो आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या यहाँ 0.8। अब इसे सोल्व कर लो। देखो 0.12 यानी 0.12 और 0.8 अगर मैंने जोड़ूंगा, ठीक है, यानी कि 0.12 0.8 इन्हें जोड़ूंगा तो 2 8 और 1 9, तो आएगा 0.92 आ जाएगा। तो यानी 0.6 प्लस यहाँ 0.9 है, ठीक, इन्हें अगर मैंने जोड़ा तो क्या है 0.92 आएगा। बस अब देखो 0.9 में से 92 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.6 माइनस का क्या आएगा 0.02 आएगा, ठीक। 0.6 में से जब 0.02 घटाएंगे तो यानी 60 में से 2 जाएंगे 58, तो 0.58 आ जाएगा। तो 0.58 दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बढ़िया आ गया। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने शायद 9th 10th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इक्वेशन दी है, इसके मूल क्या दिए हैं बराबर, ठीक है, इसके रूट क्या दिए हमें इक्वल, तो हमें बताना ये जो भी है आंसर क्या आएगा। देखो जब मूल बराबर होते हैं तो b² माइनस 4ac क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो b a b c क्या है यहाँ, देखो a यानी इस प्रकार है a x² प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, और जो बच जाता है हमारा वो होता है सी। तो इस प्रकार होते हैं ए बी सी। अब यहां से देख सकते हैं बी स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो कि ए ही है, सी होता है ये यानी कि बी इजिकल टू 0, तो ये इधर जाएगा, यानी 1 इजिकल टू क्या आएगा 4ab, 4 आएगा नीचे तो 1/4, तो ये तो 1/4 इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो ये रही ए बी की वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। बड़े आ गए। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए 8.25% प्रति वर्ष की दर से ₹2000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कुछ नहीं है, ज्यादातर बच्चे बस यहाँ फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना हमें, और क्या करना है। देखो इसमें बोला है उसने कि 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो पहले दिन निकालो कितने होते हैं, ठीक। 7 फरवरी से देखो 7 फरवरी जो महीना होगा वो होगा 28 का, कि 2022 दिया, ठीक, तो इसमें 7 तारीख भी इंक्लूड होगी, तो इसका मतलब 22 में से 7 जाएंगे 21, 21 में एक जोड़ेंगे 22, तो फरवरी में हो गए हमारे 22 दिन, ठीक। मार्च में हो जाएंगे 31 दिन, अप्रैल 20 अप्रैल तक उसने बोला है, तो अप्रैल में हो जाएंगे 20 दिन। अगर मैंने जोड़ूंगा 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, तो 73 दिनों का ब्याज निकालना हमें, 73 दिनों का, ठीक। साल में कितने दिन होते हैं, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो दिया 8.25, ठीक है, ये है हमारे एक साल का, यानी कि अगर मैं एक दिन का निकालूंगा तो यह आ जाएगा 365 से डिवाइड कर दूंगा, हमें निकालना 73 दिन का, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 73 से, ठीक है। देखो 73 5 या 15 5 7 35 1 36, तो इसका मतलब 73 से डायरेक्ट कट जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 से इसे भी काट सकते हैं, यानी 5 एकम 5, ठीक, फिर 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, तो 1.65% ये आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका निकालना देखो 2000 पर, बस अब इसे सोल्व कर लो।
2000 पर 1.65 अपॉन 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, और 20 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी 16 दूनी 32, 2 पंजे 10, 33 आएगा। 33 दिया है, ये रहा ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया आगे, बस थोड़ा यहाँ इसे ध्यान रखना कि जब दिन दे दे तो दिनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। बस कुछ नहीं, जो दिन है उन्हें ऐड करके पहले हम एक दिन का निकालेंगे इंटरेस्ट, 365 से डिवाइड करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिनों को पूछ रहा है, बस। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी सिंप्लीफाई करना है बस। यहाँ जाएगा 3 9 27 माइनस 27 की मल्टीप्लाई जीरो में तो 0 प्लस 1 9 1 10, तो 10 आ जाएगा, जो कि दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि जॉन एक लैपटॉप अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदता है, ठीक है। यदि उसने लैपटॉप के लिए इतने रुपए का भुगतान किया तो अंकित मूल्य निकालना। मतलब 25% छूट पर खरीदा है, यानी कि जो मार्क प्राइस है उस पर 25% छूट, यानी 3/4। खरीदने पर कितने का खरीदा उसने, ये 28,473। हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस निकालना, नहीं एमपी निकालना, बस निकाल दो। देखो 3 से अगर मैं इसे काटूं, यहाँ से कट जाएगा 3 9 27, फिर 3 चौक 12, फिर 3 9 27, 3 एकम 3, ठीक। और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एमपी आ जाएगा। तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 9 36 को 6 का हासिल 3, तो लास्ट में 64 आना चाहिए। तो लास्ट में 64 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बड़े आगे कीजिए। देखो इसमें बोला कि पी और क्यू अकेले किसी कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बढ़िया क्वेश्चन, देखो ध्यानपूर्वक समझना। इसमें बोला है पी जो है वो 9 दिनों में काम खत्म कर रहा है, और जो क्यू है वो 12 दिनों में खत्म कर रहा है, ठीक है। अगर यहां से मैं टोटल वर्क निकालूं तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, ये आ गया टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 9 चौक 36। पी की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 4, क्योंकि 12 थी 36, क्योंकि आ गई 3। अब क्यों से शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, अल्टरनेट डे काम करेंगे वो, यानी एक पहले क्यों करेगा, फिर पी, फिर क्यों, फिर पी। तो यानी जो क्यों करेगा पहले दिन काम हुआ 3, दूसरे दिन काम हुआ, फिर पी करेगा यानी 4। तो ये 2 दिन का काम है, ठीक है। 2 दिन में इसका मतलब हमारा 7 काम होएगा 2 दिन में। हमें काम करना 36, तो 7 पंजे 35, ठीक है। नहीं 7 7 करके जब 5 बार जोड़ेंगे तो 7 पंजे 35। इसका मतलब 2 दिन में जो 7 काम हो रहा है, तो यहां से अगर दोनों तरफ 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 दिन में कितना होएगा, 35 काम होएगा। तो 35 काम तो हो गया, लेकिन हमें काम करना है 36, तो अभी एक काम और बचा। तो एक काम और बचा है, ठीक है, क्यों ही करेगा, क्यों से शुरुआत करी थी, ठीक, तो क्यों ही करेगा ये। तो 10 इतने दिन में काम खत्म होएगा, नहीं 10 सही 1/3 कह सकते हैं। तो 10 सही 1/3 ये रहा डी, बस कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी, तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है, ठीक है। देखो बड़े व्यक्ति को आयु हमने मान ली, चलो ए, छोटे व्यक्ति की मान ली बी, ठीक। 5 वर्ष पहले जो बड़े व्यक्ति की आयु हो जाएगी A-5, छोटे व्यक्ति की आयु हो जाएगी B-5, ठीक है। क्या बोला है, 5 वर्ष पहले जो बड़े व्यक्ति की आयु है वो छोटे व्यक्ति की 3 गुनी है, ये, ठीक है। और जबकि इनका अंतर दिया हमें ये A-B 30। तो यहां से अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, हमें क्या निकालना है, छोटे व्यक्ति की आयु निकालनी है, यानी बी की वैल्यू निकाल ली है। और मैं यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो 30 प्लस बी आ जाएगा, और यहां मैं पुट कर दूं, यानी 30 प्लस B-5, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 3B, 3 पंजे 15, ठीक है। 30 में से 5 जाएगा 25, 15 इधर आएगा तो 25 और 15 40,
बी इधर जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बी बचेगा। ठीक, 2 से अगर मैं काटूंगा तो 20, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इसका मतलब छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है 20 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कितने क्वेश्चन बचे हैं? 1 2 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 5 सॉरी। कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक न्यून कोण के लिए साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना। नहीं, साइन थीटा को हमें बदलना कोट थीटा में। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो बदलते हैं। देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन हमें साइन को बदलना कोट में। ठीक, देखो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अगर यहां से मैं कोस की वैल्यू निकालूं तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर नहीं आएगा, कोट थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक कोस की वैल्यू आ जाएगी इसकी सहायता से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पुट करूं इसमें, यानी कोट थीटा इंटू इंटू साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये कोट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो साइन ले लूंगा अगर मैं बाहर, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, अब बराबर में बचेगा 1। ठीक है, इसे ले जाएंगे इसके नीचे 1 के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगी क्या 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो हमारा आ गया कुछ कुछ तो। ठीक, कुछ कुछ क्या सारा ही आ गया। अब स्क्वायर है, इसे रूट में ले जाएंगे बस। जब रूट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा रूट में 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये आ जाए। ठीक है, समझ में आया या नहीं? बढ़िया क्वेश्चन था ये। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया, ठीक है, जिसके दो विकर्ण एसी और बीडी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी हमें दिए हैं, तो एक्स का मान निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो एक बार खुद करो। इसमें एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है और जो उसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को यानी कि समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार, जैसे ये है समांतर चतुर्भुज, ये इसके डायगोनल है, ठीक, विकर्ण, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बराबर होंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि समद्विभाजित करते हैं, और ये इसके बराबर होंगे। बस अब सोल्व कर सकते हैं आसानी से। इसका मतलब जो 3y है वो y प्लस यानी 3y जो होगा y प्लस 2 के बराबर होगा। ठीक, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो इधर आएगा y यानी कि 2y, तो यहां से क्या आ जाएगा 2y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, और मैं यहां से x प्लस 3 इसके बराबर होएगा, यानी x प्लस 3 जो बराबर होएगा किसके 2x प्लस y के। देखो x जाएगा इधर तो इधर क्या बचेगा 1x, y आएगा इधर माइनस को होएगा, y की वैल्यू 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बस यही पूछा था। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष की कार्य दक्षता
और एक महिला की कार्य दक्षता के बीच अनुपात, तो मतलब हमें इनका एफिशिएंसी का रेशो निकालना है बस। टोटल वर्क निकालेंगे, यानी 20 महिला को फीमेल मान लिया, ठीक, ये करने हैं 15 दिनों में एक काम, तो टोटल वर्क ये है, ठीक। जो 16 पुरुष यानी कि मेल, वो भी 15 दिनों में कर रहे हैं सेम काम, ठीक। और देखो 15 से 15 एक खत्म, 20 और 16 भी कट जाएंगे 5 से, यानी कि 5 चौक 20, सॉरी 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा 5F इक्वल टू 4M। तो हमें क्या निकालना, एक पुरुष की कार्य दक्षता यानी कि मेल और फीमेल का रेशो निकालना। तो इसका मतलब F इधर भेज देंगे तो इधर आएगा F, 4 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 5/4, तो क्या आएगा 5:4 आ गया। ये रहा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े आगे कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत दिया में 41, पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है। तो छठी संख्या क्या है, तो हमें क्या निकालनी है, छठी संख्या निकालनी है। करो एक बार खुद। देखो जो 11 संख्या है, ठीक, उनका औसत दिया में 41। अब कह रहा है कि जो पहली 5 संख्या है उनका औसत दे दिया 18, ठीक, और जो अंतिम 5 संख्या है उनका औसत दे दिया 64। तो एक संख्या बची, उसका औसत हमें निकालना, हमने मान लिया चलो x, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा मैं इसे। तो यहाँ से अगर मैं इनका योग निकाल लूँ तो 11 एकम 11, ठीक, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और एक 45, 18 पंजे 90 प्लस 5 चौक 20, 5 छंग 30 2 32, x एकम x। बस इसे सोल्व कर लो। 0 9 2 11 और 3 और 1 4 प्लस x। देखो एक में से 0 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक, 41 आ जाएगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बेसिक से कर सकते हैं, इसमें कोई अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। कीजिए। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि श्रीनिवास एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो उससे 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, आलोक खुश हो गया हमारा विवाह के नाम पर। चलो कीजिए। इसमें कह रहा है कि जो श्रीनिवास है एक ऐसी लड़की से विवाह करता है जो 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33। देखो औसत आयु जब 33 है तो इसका मतलब उनके आयु का योगफल 5 वर्ष बाद 33 दूनी 66 हो जाएगा, तो 5 वर्ष बाद है, ठीक। यानी कि अगर मैं इसमें से दोनों की आयु 5-5 घटा दूं तो यानी 10, तो 66 में से अगर मैं 10 घटा दूं 56, तो जो उनकी प्रेजेंट एज है उनका योगफल होगा हमारा 56, ठीक। और 56, जबकि अगर मैं इसमें से 4 और घटाऊं, 56 में से 4 जाएगा क्या 52, और 52 2 से डिवाइड करूं तो 26, तो 26 आ जाएगी लड़की की आयु, ठीक। और 26 में 4 जोड़ूंगा 30 आ जाएगी किसकी, लड़के की आयु। तो क्या पूछा था, लड़की की वर्तमान आयु बतानी है, तो 26 वर्ष आ जाएगा। बस इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये थे हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।